नमस्कार सभी को, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है आपका अपने चैनल पीसी फार्मा में। हम लोग जो है फार्मेसी प्रैक्टिस डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रॉपर नोट्स के साथ, वीडियो लेक्चर्स के साथ, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट हो चुका है। हॉस्पिटल एड्स ऑर्गेनाइजेशन, फार्मेसी था, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस थे, कम्युनिटी फार्मेसी थी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बन चुका है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप ज़रूर देखिए और समझिए और बताइए कैसा था ये सब चीज़ें। और इसके जो नोट्स हैं प्रॉपर बना के टेलीग्राम चैनल पीसी फार्मा पे अपलोड कर दिए गए। ठीक है भाई, तो सेकेंड यूनिट अब स्टार्ट करना है। थोड़ी सी लेट इसलिए हो गई थी ना, इस समय आपको पता है कि खेतों की बुआई चल रही है, गेहूँ सरसों ये सब चीज़ें, तो थोड़ी सी ट्रैक्टर वगैरह की एक्स्ट्रा आवाज़ आने लग रही है, अगल बगल जो है खेत वगैरह है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी थी। कोई बात नहीं, वो अच्छा बहुत ज़रूरी है भैया, नहीं तो फिर कैसे चलेगा पूरा अपना देश, लोग, समाज जो भी है। हम लोग खाने की व्यवस्था तो भाई सबसे ज़रूरी है ना। ठीक है, चलिए कोई ना, तो ठीक है, कवर करते हैं इन चीज़ों को भी। और नोट्स बन चुका है प्रॉपर। ये सेकंड का देखिए, जैसे कि यहाँ पे पार्ट 1 लिखा है, फिर यहीं पे पार्ट 2 चीज़ें हैं, है ना, पार्ट 2, फिर पार्ट 3 है इधर, ये सब चीज़ें मतलब बन चुका है लगभग। तो फटाफट अब कवर करना है। और आपके पेपर का भी डेट आ गया है, जनवरी में है, तो ठीक है, तैयारी करते हैं, एकदम बढ़िया से पुस्टअप करते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी हम लोग 2-4 दिन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने क्लासमेट्स वगैरह से भी शेयर कर सकते हैं ये चैनल। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक। और देखिए, आज का जो चैप्टर होने वाला है हमारा सेकेंड यूनिट का, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। आप जनरली समझ ही रहे हैं, दवाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा एक तंत्र के माध्यम से, एक पूरे सिस्टम के द्वारा हॉस्पिटल में दवाई का बंटवारा एक अच्छे ढंग से, है ना। तो वही चीज़ें बात हो रही है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा टॉपिक ये लंबा हो गया है, तो इसका 12 पेज में है लगभग जो नोट्स। तो आधा आज मतलब फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और सेकेंड पार्ट में यानी कि चैप्टर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल का 2 पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको 25-30 मिनट तक साथ बनाए रखना पड़ेगा, प्रॉपर लिखना पढ़ना समझना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, तो देखते हैं भैया क्या चीज़ें हैं इसमें, और शुरू करते हैं। और ठीक है, आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में एक बार फिर से। हाँ, तो चलिए लाइक शेयर कमेंट्स वगैरह कर दीजिएगा भैया। और थोड़ी सी एक दिक्कत ये भी है कि आवाज़ मेरी थोड़ी सी हो सकती है आपको ख़राब लग रही हो, क्योंकि जुकाम हुआ है। तो कोई ना, एडजस्ट करिए, एक दिन और सही ठीक हो जाएगा, तो फिर प्रॉपर ही है, कोई ना, समझ। थोड़ी सी इसके लिए खेद के लिए आपको सॉरी, असुविधा के लिए खेद है। ओके, तो चलिए देखते हैं भैया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। देखिए, पहली चीज़ तो आप समझिए, हॉस्पिटल अगर कोई है ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल, तो इसमें मान लीजिए एक जगह पे डिस्पेंसिंग वाला एरिया है, फार्मेसी है, और पूरे सब भाई हॉस्पिटल में पूरे यहाँ सब जगह पे दवाइयों का आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो आप एक चीज़ जानते रहिए, मैं बार बार कहता हूँ कि काम करना और काम को अच्छे से करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इस चैप्टर में पूरे हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम यही चीज़ें अच्छे से समझने वाले हैं कि कैसे अच्छे से किया जा सकता है। समझ रहे? वैसे तो हम भी समझ रहे हैं कि अरे दवाई प्रिस्क्रिप्शन देखा, जैसे ज़रूरी है वैसे ले आके दे दीजिए, ये सब चीज़ें करना है, लेकिन अच्छे से करना कुछ अलग हो जाता है ना। तो चलिए देखते हैं इसी को अच्छे से कैसे किया जा सकता है। तो देखिए भैया, सिलेबस के अनुसार पहली चीज़ लिख दिया है डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू इन पेशेंट, लेकिन हरदम के हिसाब से जैसे हम लोग करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे प्रॉपर, उसके बाद इसके टाइप्स को समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप्स क्या होता है, उसके बाद डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू इन अ पेशेंट समझेंगे। समझ के बाद थोड़ी सी चीज़ें उलट पुलट के हो गई हैं, तो कोई ना, हम लोग सीधी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, ताकि स्टेप बाय स्टेप हमें समझ आती रहे। ठीक है भाई, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। चलिए देखिए भाई, इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन क्या लिखा है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज फिजिकल ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम स्टोरेज एरिया फार्मेसी इन द हॉस्पिटल टू द पेशेंट्स बेड साइड, मीन इन पेशेंट्स एंड आउट पेशेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क प्रोसेस। ठीक है, ये जो है जी, इसमें बताया गया है कि दवाइयों को जो है, जो फिजिकली ट्रांसफर, मतलब कि केमिकली तो हम रिएक्शंस थोड़ी कर रहे हैं, बना थोड़ी रहे हैं दवाई को। दवाई जो है पड़ा हुआ है स्टोर में, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है ताकि वो यूज़ हो सके, है ना, हॉस्पिटल में। तो वही बोल रहा है, फार्मेसी से हॉस्पिटल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बांटा जाए, कहाँ, पेशेंट के बेड साइड, यानी कि इन पेशेंट के पास तक और आउट पेशेंट पास तक पहुँचाया जा सके। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है।
सही बात है, हॉस्पिटल में अगर दवाई ही ना रहे तो फिर क्या मतलब है पूरे जांच का, डायग्नोसिस का। ओके ठीक है, आगे देखिए क्या और मैटर है, यहीं पे छोटा सा देखिए लिखा है ऐसे, हॉस्पिटल फार्मेसी टू ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ऑल पेशेंट्स, इन पेशेंट आउट पेशेंट, बात खत्म है ना। तो छोटा सा सिंपल सा फंडा है, आप लोग अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है भैया, 7th सेमेस्टर में हैं आप लोग, मजाक थोड़ी है। देखिए आगे क्या चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टाइप्स अब बता रहे हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके टाइप्स क्या हैं, इन पेशेंट सर्विस और आउट पेशेंट सर्विस, दो इसके टाइप्स हैं मेनली। बाहरी जो बाहरी पेशेंट्स हैं उनको दवाई बांटना या उनके लिए प्रोवाइड करवाना, और जो अंदर मतलब जो एडमिट होते हैं जिनकी थोड़ी सी कंडीशन ठीक नहीं होती, उनको ज़्यादा अच्छी से देखभाल की ज़रूरत होती है। ठीक है, समझ गया। ओके देखिए उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन यानी इन पेशेंट सर्विस को IPD जिसे बोल देते हैं, आप समझते हैं, अंतः रोगी डिपार्टमेंट, और ये होता है बाह्य रोगी डिपार्टमेंट। देखिए इसमें थोड़ी सी दो चार लाइनें लिखी है, एक्सप्लेन की गई है, जनरल सी बातें हैं। द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द इनपेशेंट डिपार्टमेंट कैन बी अकर्स और डू बाई द डिस्पेंसिंग एरिया टू फार्मासिस्ट, आल्सो नर्स आर वर्क इन इट। इसमें जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होते हैं, IPD जो पेशेंट जो है भर्ती होते हैं, एडमिटेड होते हैं, उनको जो है दवाई डिस्पेंसिंग एरिया से फार्मासिस्ट के द्वारा या फिर नर्स के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। समझ के बाद, जैसे कि हॉस्पिटल है कोई, तो वहाँ पे जब पेशेंट्स जो है इन पेशेंट IPD इसमें जो भर्ती हैं, जैसे बेड रहते हैं ढेर सारे, तो फार्मासिस्ट के द्वारा और नर्सों के द्वारा यहाँ पे दवाइयाँ प्रोवाइड कराई जाती है, इनको दी जाती है। ठीक है भाई, आप समझ रहे हैं ना, क्लियर है। ओके चलिए इसमें और आगे चीज़ें हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है, द फार्मासिस्ट एम्प्लॉयड फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द इनपेशेंट वार्ड शुड बी वेल स्किल्ड एंड क्वालिफाइड स्टाफ। अब देखिए भैया, जहाँ पे सीरियस दिक्कतें हैं, जैसे क्या कहते हैं, किसी की गंभीर दशा है, तो उसको सही करने के लिए जो अच्छे से जानकार व्यक्ति रहेगा उसी को रखा जाएगा ना। जैसे कि आप देखते हैं बिगड़े हुए लड़कों को हॉस्टल में डाल दीजिए, अच्छे से सुधर जाएंगे, वहाँ पे पूरी वेल मेंटेन्ड चीज़ें रहेंगी, जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे, समझाना रहेगा उनको रूटीन वगैरह, है ना। तो वैसे ही जब IPD में क्या है, वेल क्वालिफाइड और स्किल्ड योग्य लोग जो है एकदम पढ़े लिखे और योग्य व्यक्तियों को ही रखा जाता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब पता चले BP की दवाई देनी है, BP बढ़ाने की घट गई है, कोई दूसरी कोई दवाई दे दे, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो वेल स्किल्ड एकदम होनी चाहिए, ट्रेनिंग हुआ रहना चाहिए, और वो एकदम पढ़े लिखे हों। समझ गई बात। अब देखिए आउट पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिपार्टमेंट सर्विस की बात हो रही है जो, तो इसमें क्या है, आउट पेशेंट रिफर्स टू द पेशेंट नॉट ऑक्यूपाइंग बेड इन हॉस्पिटल और in clinics, health centers and other places where outpatient usually go for health care। अच्छा, आउटपेशेंट जो है इनको संकेत किया था या फिर इनको माना जाता है कि एक ऐसे मरीज होते हैं जो कि बेड नहीं छेकते हैं। ऑक्यूपाई मतलब होता है घेरना, छेकना, तो छेकने का मतलब है कि भर्ती नहीं होते सीधे सीधे, है ना। और क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, ये सेंटर्स में ये आते हैं, दवाई लेके चले जाते हैं। मेनली यूजुअली गो फॉर हेल्थ केयर, बस जाते हैं हेल्थ के ध्यान रखवाने के लिए, मतलब जाते हैं कि भैया देखिए कुछ दिक्कतें हुई हैं तो इसका थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो बता दीजिए, सही हो जाए सिस्टम, है ना। ओके, दूसरा पॉइंट लिखा है, नो मेडिकामेंट शुड बी इशू विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन। इसमें देखिए एक की पॉइंट ये है, आउट पेशेंट सर्विस में जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का ही टाइप है, इसमें बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवाइयाँ दी ही नहीं जाएंगी। आप IPD जो एडमिट रहते हैं पेशेंट्स, उनको कुछ दवाइयाँ जो है दे दी जा सकती है ऐसे प्रेस्क्रिप्शन के बिना भी। फार्मासिस्ट देखता है, अच्छा इनको दिक्कत हो रही है, लूज मोशन होने लगा एकाएक, BP लो हो रही है, BP हाई हो रही है, तो वो दिया जा सकता है। लेकिन जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, इनको बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। आल्सो क्वांटिटी सप्लाइड मस्ट बी रिकॉर्डेड, कितनी दवाइयाँ कितने दिन के लिए दी गई, 10 दिन के लिए दी गई है, 5 दिन के लिए, अच्छा 1 महीने चलेगा, 1 महीने 10 दिन चलाना है, तो उस हिसाब से पूरी क्वांटिटी इनकी फिक्स की जाएगी और रिकॉर्ड की जाएगी, ताकि ये अगली बार आए तो इनको प्रॉपरली कितने दिन की और दवाई चाहिए वो दिया जा सके। समझ गए बात आप। तो आपने इंट्रोडक्शन देख लिया यहाँ पे और टाइप्स देख लिए, ठीक है भैया। तो अब देखते हैं अगली चीज़ें जो हमारी थी, मेन टॉपिक ये था डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू इन पेशेंट। दवाई का जो बंटवारा है या फिर कैसे डिस्पेंस किया जाता है, बनाया जाता है, कैसे दवाई को इकट्ठा किया जाता है, और इन पेशेंट जो कि पेशेंट्स एडमिट होते हैं हॉस्पिटल्स में, जो जिनकी कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल रहती है
है ना, या फिर उनको ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत होती है हेल्थ केयर की, तो उनको कैसे दवाइयाँ इकट्ठा की जाती है, कैसे क्या चीज़ें वो दी जाती है, तो ये पूरे प्रोसेस को पढ़ते हैं। ये हो सकता है आपसे 10 नंबर में पूछ ले, तो थोड़ा सा केयरफुली समझिए बात को। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स टू इन पेशेंट्स, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें वही बातें होंगी लगभग जो अभी हम लोग टाइप्स में बताए हैं। वन ऑफ द वाइटल फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट इज टू प्रोवाइड सर्विस टू द इन पेशेंट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का, जो कि सर्विस देता है या फिर सेवा देता है इन पेशेंट्स को जो कि एडमिट रहते हैं। समझ की बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का, जो कि पेशेंट्स को सर्विस देता है। क्यों महत्वपूर्ण रोल है? क्योंकि इसमें 24 घंटा कहीं ना कहीं केयरफुल रहना पड़ता है कि कौन सी दवाई है कौन सी नहीं है। तो ये फार्मेसी वालों को भी बहुत भैया माथा पच्ची रहती है ध्यान देने के लिए, उनको बहुत वर्कलोड रहता है। एन इन पेशेंट्स इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड स्टे इन द हॉस्पिटल टिल ही रिकवर और डिस्चार्ज बाय द डॉक्टर। एक पेशेंट जो है वो एडमिट होता है, भर्ती होता है और तब तक रहता है, स्टे कर सकता है हॉस्पिटल में जब तक वो रिकवर ना हो जाए। उसकी जो भी हीलिंग है, मतलब अब ऑपरेशन हुआ है तो ठीक है भैया 10 दिन आपको रहना है, चाहे जो भी चीज़ें हैं। बहुत बार रिएक्शंस हो जाते हैं, सेंसिटिव होता है मरीज, पस बनने लगता है, तो ये सब चीज़ें जब तक रिकवरी ना हो जाए तब तक डॉक्टर जो है डिस्चार्ज नहीं करता है। समझ के बात? ओके। द पेशेंट्स स्टे इन द हॉस्पिटल कैन एक्सटेंड फॉर ओवरनाइट टू एन इनडिटर्मिनेट टाइम एज इन द केस ऑफ कोमा पेशेंट्स। पेशेंट जो है स्टे मतलब रहना होता है, रुक जाना, रहना। पेशेंट जो है तब तक हॉस्पिटल में रह सकता है जब या तो ओवरनाइट मतलब पूरी रात, या फिर इनडिटर्मिनेट निर्धारित नहीं रहता है। डिटर्मिनेशन मतलब होता है निर्धारण करना, इनडिटर्मिनेट निर्धारित समय तक नहीं कोई बुला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कभी कभी कोमा पेशेंट ये सब चीज़ों का भैया कोई समय नहीं होता, कब तक आप रह पाएंगे कब तक नहीं। ठीक है, जैसे बोला मैंने अभी कि किसी को ऑपरेशन के बाद पस उस बनने लगे टाके वाले एरिया पे, तो ये सब कंफर्म नहीं है ना कि कब तक रुकना पड़ेगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन हो सकता है, दिक्कतें है ना। तो वही बोल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू इन पेशेंट्स के? देखिए भैया, टू प्रोवाइड ड्रग फॉर ऑल इन पेशेंट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन ए 24 आवर पर डे बेसिस। इसमें जो है पेशेंट्स को दवाइयाँ जो है, सुविधा जो है, हेल्थ केयर, ये 24 घंटा प्रोवाइड की जा सके, 24 घंटा उसकी केयर की जा सके, है ना। ओके। टू इंस्पेक्ट एंड कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स ऑन ऑल ट्रीटमेंट एरियाज। और इसमें देखिए जांच, नियंत्रित करना डिस्ट्रीब्यूशन का, दवाई कितने अमाउंट में पहुंचा, नहीं दिया गया, क्या दिक्कतें हैं, ये सब जो है इस एरिया में एकदम जांच होता रहे, ये उद्देश्य है प्रॉपर इन पेशेंट डिपार्टमेंट का, है ना। ओके, चलिए अब उसी में कुछ चीज़ें और थोड़ी सी है, जैसे कि लिखा है लोकेशन, लेआउट एंड प्लानिंग। इसको समझ लेते हैं कि किस जगह पे स्थित होना चाहिए, लेआउट कैसी बनावट होनी चाहिए, और प्लानिंग क्या प्लानिंग करनी चाहिए कि कैसे ये अच्छी तरीके से कंटिन्यूअस चलता रहे। ओके। देखिए जैसे कि द यूनिट शुड बी located at such a place in the hospital which is readily accessible to all department and free from disturbance। ये जो यूनिट बनाना चाहिए, जो फार्मेसी बनानी चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये लोकेटेड स्थित होनी चाहिए ऐसे जगह पे, प्लेस मतलब जगह हॉस्पिटल में जहाँ पे इजीली, रेडली का मतलब है इजीली, आसानी से, एसेसिबल, हर जगह पे एंट्री की जा सके। एक ऐसे जगह पे लोकेशन सेट करना है हॉस्पिटल फार्मेसी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि हर जगह पे आसानी से आया जा सके और बिना किसी डिस्टरबेंस के, एसेसिबल टू ऑल डिपार्टमेंट्स, फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस। किसी भी फ्लोर पे जाना है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाना है, जैसे कि बहुत से डिपार्टमेंट हो सकता है। अब भाई मान लीजिए यहाँ पे सर्जरी रूम हो गया, है ना, यहाँ पे जनरल वार्ड हो गया, यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड हो गया, तो ऐसी जगह पे बनाइए आप ताकि ऐसे हर जगहों पे जाया जा सके आसानी से, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है, लोकेशन की ये बात हो रही है। ओके, बिना डिस्टर्बेंस के। फिर लिख रहा है द यूनिट शुड बी वेल इक्विपाइड, और प्रॉपर यहाँ पे इक्विपाइड होनी चाहिए, जैसे कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कैंची वगैरह, प्रॉपर स्टोरेज के लिए ट्रे वगैरह, ये सब चीज़ें, है ना। वार्ड वोर्ड में भी ले जाना है तो वैसे थोड़ी कि गोनी में भरेंगे, एक बार ले जाएंगे वहाँ पे, फिर गोनी को उड़ेलेंगे, फिर इकट्ठा करेंगे दवाई, तो थोड़ा सा जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो प्रॉपर रहनी चाहिए। ओके, आगे देखिए क्या लिखा है, द फिजिकल प्लान ऑफ दिस डिपार्टमेंट शुड बी वेल प्लान्ड बाय द कंसिडरिंग द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द हॉस्पिटल
एंड टू अवॉइड द फर्दर मॉडिफिकेशन। अब देखिए फिजिकली प्लानिंग, जो प्लानिंग है वो कैसी होनी चाहिए, प्लानिंग या फिर लेआउट, ताकि ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर में जब और हॉस्पिटल बढ़ता है तो उसको ज़्यादा तोड़ना फोड़ना ना पड़े बेवजह। जैसे यहाँ पे है एक बार तो फिर इस लोकेशन पे करना पड़े, यहाँ से उठा के यहाँ किए फिर यहाँ करना पड़े, ऐसा ना करना पड़े। तो इस हिसाब से हमको सोच समझ के फार्मेसी को बनाना पड़ता है, ठीक है, ताकि बार बार तोड़ना फोड़ना ना पड़े। दिक्कत होती है, डिस्टर्बेंस होती है ना। और दवाई को पता है आपको हाइजीन वगैरह से ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। ओके, आप सब पढ़े हुए हैं माइक्रोबायोलॉजी वगैरह, हाँ हाँ, क्यों? ओके, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, पर्सनल फॉर इन पेशेंट सर्विस। इसमें पर्सनली क्या इन पेशेंट सर्विस दिया जाता है भैया? पर्सनली का मतलब है कि फार्मासिस्ट के द्वारा या फिर नर्स के द्वारा क्या चीज़ें हैं मेनली। आखिर पर्सनली जैसे एक पेशेंट एडमिट है तो उसको पर्सनली क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे बताना है। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड रूल फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल। यहाँ पे कोई मानक नहीं तय किया गया कि कैसा हम सुविधा देंगे, क्योंकि आपको पता है हर हॉस्पिटल में अलग अलग सुविधाएं हैं। आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ढेर सारे, एक्सपेंसिव हॉस्पिटल जिसे कास्टली भी बोलते थे, इकोनॉमिकल बोलते थे। कास्टली में हो सकता है सुविधा बहुत ज़्यादा हो, एक पेशेंट्स के पास दो दो तीन तीन प्रोफेशनल्स रहें हेल्थ केयर के लिए, लेकिन थोड़े से जो इकोनॉमिकल सस्ते वहाँ पे हो सकता है कि 5 पेशेंट पे एक व्यक्ति रहे। तो समझ रहे बात? तो ये स्टैंडर्ड कोई तय नहीं है ध्यान रखने का। मैन पावर रिक्वायरमेंट्स आर फंक्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द फार्मेसी एंड द कैपेसिटी ऑफ हॉस्पिटल्स। जो मैन पावर है मतलब कितने व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी काम करने के लिए, वो फार्मेसी हॉस्पिटल की कैपेसिटी के अनुसार फिक्स किया जाता है। अब ये कहेंगे कैसे भैया, क्या सीन है? हॉस्पिटल की कैपेसिटी, बेड साइज मतलब कितनी संख्या में यहाँ पे इलाज हो सकता है, क्या चीज़ें हैं, तो ये सब ध्यान रखते हुए करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से मैन पावर यानी कि इंसानों की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। ओके, जनरली मैन पावर इज कोरिलेटेड टू द नंबर ऑफ बेड्स। जो सामान्यतः मैन पावर है, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता लगेगी, वो संबंधित है बेड की संख्या से। जितनी ज़्यादा भीड़ रहे मतलब मरीज रहेंगे उतने ज़्यादा आपको मैन पावर यानी आदमी रखने पड़ेंगे फार्मेसी में, और नर्स को सबको मतलब बढ़ाना पड़ेगा ताकि सर्विस अच्छा हो पाए। नहीं तो वही आए दिन सुनने को मिलता है ना कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, फार्मासिस्ट की लापरवाही की वजह से जो है पेशेंट की गई जान। आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में, हु हल्ला होता है बहुत भाई, होगा ही, क्यों नहीं होगा। जान की बात है किसी के भी, एक बार मर गया आदमी, मर गया, ख़त्म। जिसकी फैमिली रहती है उसका इमोशन है ना भैया कि मेरा उससे क्या लगाव है, क्या इच्छाएं थी, क्या कितनी भावनाएं जुड़ी हुई थी, तो भाई दिक्कत होगी ना। तो ये बातें हैं। तो नंबर ऑफ बेड्स रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट या फिर मैन पावर्स। ओके, देखिए कैपेसिटी इन बेड और नंबर ऑफ फार्मासिस्ट या फिर नंबर ऑफ जो भी स्टाफ्स हैं। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट की मेनली बात हो रही है। अप टू 50 बेड्स, 50 से ऊपर जब रहेंगे तो 3 की संख्या रहेगी, 100 रहेंगे तो 5 की संख्या रहेगी, 200 रहेंगे तो 8 की संख्या रहेगी, 300 रहेंगे तो 10 की संख्या रहेगी, और 500 से ज़्यादा रहेंगे तो 15 की संख्या रहेगी। तो ये इस बेड पे ही मैटर करता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। देखिए भैया, इसी में टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन पेशेंट्स। अब देखिए जो इन पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, हमने पहले ही बोला था ना, काम करना और अच्छे से करना में अंतर होता है। तो अच्छे से करने की बात हो रही है तो ढेर सारी तरीके भी आपको देखने पड़ेंगे, थोड़ी सी चीज़ें है ना, क्योंकि कभी कभी 10 नंबर में ये चीज़ें पूछ देते हैं। हम क्वेश्चन सेट करेंगे, आपको 4-5 दिन में मिल जाएंगे क्वेश्चंस कैसे क्या करने हैं और आंसर भी, ठीक है। चलिए तो देखिए भैया क्या क्या सिस्टम है जिसकी सहायता से पूरा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। इन पेशेंट जो भी पेशेंट्स एडमिट हैं उनको दवाइयाँ कैसे अच्छे से प्रोवाइड कराई जा सकती है। देखिए क्या है मैटर जी। यहाँ पे देखिए पहला 4 मेथड है मेनली, जो कि इंडिया के हॉस्पिटल्स में ये लगभग फॉलो की जाती है। 4 सिस्टम्स हैं। पहला है इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, दूसरा है फ्लोर वार्ड स्टॉक सिस्टम, तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, यानी इसी दोनों को मिला के तीसरा है, और चौथा है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, ये अलग है चौथा, ठीक है। देखिए इसमें पहले वाले में क्या है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। इसमें व्यक्ति विशेष जो भी पेशेंट्स रहेगा उसका प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाई डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अब आप कहेंगे सब तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से किया, सॉरी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही किया था, नहीं, स्पेशली इसमें प्रिस्क्रिप्शन का ध्यान रखा जाएगा। और 3 मेथड अभी देखिए आपको समझ आएगा कि अलग अलग मेथड है ना। तो दूसरा मेथड देखिए यहीं पे फ्लोर वार्ड स्टॉक मेथड। अब यहाँ पे फ्लोर जो जैसे होता है ना, ग्राउंड फ्लोर,
अब देखिए हॉस्पिटल जैसे है यहाँ पे अगर, तो ऐसे प्रॉपर है ना, तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर ऐसे होता है ना। हम लोग बोल देते हैं 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला, गाँव में ऐसे बोलते हैं, क्यों? तो फ्लोर के हिसाब से हर एक फ्लोर पे वार्ड रहेगा और उस वार्ड के लिए स्टॉक रहेंगे प्रॉपर। जैसे कि अब यहाँ पे भी एक स्टॉक बनाया जाएगा कि इसमें ढेर सारी दवाइयाँ रखी जाएंगी, जो इस यहाँ पे आईपीडी का जो भी एरिया है, जैसे यहाँ आईपीडी है, आईपीडी, तो इस एरिया में पूरी दवाई सर्विस की जाएगी। जैसे ये इस पे भी रहेगा, ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही हर जगहों पे रहेगा। हर फ्लोर पे एक स्टॉक बनाया जाएगा और इसमें देखिए हर फ्लोर पे वार्ड के पास स्टॉक बनाने की कोई बात नहीं हुई है, समझ रहे बात? तो ये देखिए अलग अलग सिस्टम में अंतर है थोड़ा थोड़ा। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इसमें देखिए अब क्या है, इन दोनों को मिला के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से भी और वार्ड भी फिक्स किए जा सकते हैं। ओके। चौथा है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। यूनिट डोज यानी कि पूरे हॉस्पिटल की दवाई जो है एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे, यूनिट मतलब होता है इकाई, एक ही जगह पे पूरी सर्विस दी जाएगी भैया, है ना। तो ये चारों में अंतर थोड़ी सी चीज़ें अंतर है, तो समझते हैं एक एक को फिर, और इसी को आप समझ लेंगे और ये पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था ये 5-6 फेज इस वीडियो लेक्चर में और 5-6 फेज अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बेमतलब 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो अच्छा नहीं लगता, आपको भी बोरियत होती है और हमें भी मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, गला वैसे भी दर्द कर रहा है। ओके। देखिए तो फर्स्ट चीज़ समझ लेंगे आप अच्छे से, बस कहानी की तरफ समझिए बस बातों को, है ना। जैसे एक ही व्यक्ति आया, 4 लोग आए तो 4 तरीके से काम करना चाहेंगे। किसी ने पहला सिस्टम बता दिया, किसी ने दूसरा सिस्टम, कोई कहा तीसरे सिस्टम से मैं काम करूँगा, किसी चौथे सिस्टम से। तो ये बस सिस्टम को जान लेना है हमें, ठीक है ना। ओके। देखिए क्या है, इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। Small and private hospital adopt this system. It can be operated with less manpower, economic consideration and under the direct supervision of a pharmacist. ये जो छोटे या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है इस सिस्टम को, इस कार्य प्रणाली को एडाप्ट करते हैं। एडाप्ट का मतलब होता है कार्य प्रणाली में लाते हैं, इसका अनुपालन करेंगे, ठीक है। और ये कम व्यक्तियों की मौजूदगी में हो जाएगा और इकोनॉमिकल सस्ता भी है, ऐसा समझा जाता है, ठीक है। अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट, लेकिन ये किसके अंडर में मेनली होता है? फार्मासिस्ट के अंडर में ही होता है भैया। प्रिस्क्रिप्शन आएगा, वो पढ़ेंगे, प्रॉपर काम करवाएंगे, सबको दवाई दे देंगे, ठीक है। हियर द ड्रग आर डिस्पेंस्ड एंड लेबल्ड फॉर ईच इंडिविजुअल पेशेंट। यहाँ पे जो है दवाई डिस्पेंस की जाएगी। डिस्पेंसिंग का मतलब ये होता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन हाउ मच ड्रग्स आर नेसेसरी टू द पेशेंट, इट कलेक्टेड एंड प्रोवाइड हिम। मतलब दवाई को इकट्ठा किया जाएगा प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो जो जरूरत है और पेशेंट को दे दिया जाएगा। तो ये सब किया जाएगा इसमें, ठीक है भाई। एडवांटेज क्या है? रिड्यूस मैन पावर। अभी हमने देखा कि कम लोगों की ज़रूरत होती है। ऑल प्रिस्क्रिप्शन आर डायरेक्टली रिव्यूड बाय द फार्मासिस्ट। सभी प्रिस्क्रिप्शन जो है फार्मासिस्ट के द्वारा ही रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा दोबारा तिबारा कि हाँ सब बढ़िया है, तो दिक्कत नहीं होती, गलतियाँ नहीं होती जल्दी। अपॉर्चुनिटी ऑफ क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन द फार्मासिस्ट, नर्सेस एंड फिजिशियंस। इसमें जो है ये देखिए फार्मासिस्ट से, फिजिशियन से, नर्स से बहुत अच्छा इंटरेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट प्रेस्क्रिप्शन देखेंगे, वहाँ पे पेशेंट्स खड़ा रहेगा, वो डायरेक्ट सब चीज़ें पूछेगा, आप उसे बताएंगे। मेडिकेशन एरर कैन बी स्पॉटेड। मेडिकेशन दवाइयों से संबंधित जो भी त्रुटियाँ हैं ये स्पॉटेड मतलब पहचानी जा सकती है। स्पॉट बोलते हैं ना कि ये मर्डर स्पॉट है, यहाँ पे इसी जगह पे हुआ था, तो इसमें सब चीज़ें मतलब पता चल जाती है कि अगर कोई दिक्कत है या नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है भाई इसके, दिक्कत क्या है या फिर नुकसान क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ डिले इन ऑब्टेनिंग मेडिकेशन। अब देखिए भैया एक ही जगह पे प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के फार्मासिस्ट के हिसाब से काम हो रहा है, तो लेट तो हो सकता है थोड़ा सा, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है भैया, दिक्कत हो सकती है। तो ये देखिए मेनली बात हो रही है आईपीडी में, ओपीडी की बात नहीं हो रही है, आईपीडी की बात हो रही है। तो ये थोड़ा सा आईपीडी में अगर देर होगा तो दिक्कत होगी ना। तो यही देखिए 4 सिस्टम है, इसीलिए ढेर सारे मेथड्स होते हैं ताकि जो अनुकूल रहे उस हिसाब से चीज़ें फॉलो की जाए। ये आईपीडी की ही बात हो रही है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट की। और यहाँ पे देखिए इंक्रीजेज इन द कास्ट ऑफ ड्रग टू द पेशेंट। दवाइयों का दाम भी थोड़ा सा बढ़ सकता है पेशेंट्स के। इट कैन बी प्रैक्टिस्ड इन बिग हॉस्पिटल, कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन बिग हॉस्पिटल्स। ये बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं हो पाता है। अब जहाँ पे 500-500 1-1 हज़ार आदमी आ रहे हैं, एक ही जगह पे फार्मेसी पे ऐसे प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाई दी जाएगी और सब भर्ती हैं अगर,
500 में से 250 पेशेंट्स भर्ती हैं, एडमिटेड हैं, तो उसमें से मान लो तब तो दवाई ही देते रह जाएंगे, पेशेंट्स की वहाँ पे सांस फूल रही है, दिक्कत हो जाएगी सब, तो ये फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ पे कौन सा मेथड ज़्यादा यूज़फुल रहेगा? फ्लोर वार्ड स्टॉक मेथड। हर एक फ्लोर पे वार्ड बनाएंगे जिससे अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं, अब दूसरा मेथड वही है, फ्लोर वार्ड स्टॉक सिस्टम या फिर मेथड। इसमें क्या है, कैसे आईपीडी वाले पेशेंट्स को हम दवाइयाँ देंगे। दिस सिस्टम आर मेनली वर्क कंटिन्यूसली बाय नर्स। ये सिस्टम जो है मुख्य रूप से लगातार जो है नर्सों के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि हर वार्ड पे जब रहता है दवाई का सिस्टम, तो वहाँ पे नर्सेज ही रहती हैं जो पूरी अच्छे से सबको दवाई देती हैं, प्रोवाइड करवाती हैं। ओके, इन दिस सिस्टम आपने इंटर्नशिप वगैरह किया है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोग लगभग सब चीज़ें जानते ही हैं। इन दिस सिस्टम द ड्रग आर स्टॉक्ड अकॉर्डिंग टू द नीड बाय द वार्ड। जैसा वार्ड रहेगा, इमरजेंसी वार्ड है, जनरल वार्ड है, कैसी क्या चीज़ें हैं, उस हिसाब से यहाँ पे दवाइयाँ स्टोर की जाती हैं, स्टॉक में रखी जाती हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू फ्लोर वार्ड स्टॉक सिस्टम। यहाँ पे 2 मेथड है फ्लोर वार्ड स्टॉक सिस्टम के, जैसे कि एक है चार्ज ड्रग्स और एक है नॉन चार्ज ड्रग्स। चार्ज का मतलब ही जानते हैं आप, चार्ज लगेगा भैया, ऐसे सुने होंगे ना आपकी, जैसे भाई है सिस्टर से बोल रहा है, चाहे सिस्टर भाई से, भैया चार्ज लगेगा तभी काम होगा। तो चार्ज मतलब काम में पैसा लगेगा भैया। तो नॉन चार्ज मतलब कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दोनों में क्या थोड़ी सी कॉमन डिफरेंस है। जुकाम की वजह से कंटिन्यूस बोलने की वजह से थोड़ी सी सांस फूलने लग रही है, कोई बात नहीं। ओके, देखिए क्या है, दीज आर कॉस्टली ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फार्मेसी स्टोर व्हेन द फार्मासिस्ट रिसीव द प्रेस्क्रिप्शन फॉर पेशेंट्स। ये जो है महंगी दवाइयाँ होती हैं और फार्मेसी में जब फार्मासिस्ट प्रेस्क्रिप्शन पाते हैं तभी ये दवाइयाँ देती हैं। ठीक है, द कास्ट ऑफ ड्रग इज बिल्ड पेशेंट्स अकाउंट फॉर चार्जिंग। ये जो दवाइयाँ, ये महंगी वाली चार्ज ड्रग्स हैं, ये पेशेंट्स के बिल में जो है जोड़ी जाती हैं, जो भी उसके अकाउंट्स रखे गए हैं कि भैया आप, जैसे कि आज डेट है आपका 6 है जी, 6/12/24, तो 6/12/24 से आप एडमिट हुए हैं, तो आज से जो भी चार्जेबल ड्रग रहेंगी उनको जो है एकदम उन्हीं के बिल में इकट्ठा कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो लास्ट में जब हिसाब होता है, जैसे कुछ तो एडवांस जमा कर देते हैं और कुछ चीज़ें लास्ट में जोड़ी जाती है कि देखिए भैया आपका इतना इतना लगा था इन दवाइयों में, ये चीज़ें हैं। फिर लिखा गया दिस ड्रग मीन्स एक्सपेंसिव ड्रग्स। इस दवाइयों का मतलब है कि महंगी दवाइयों की बात हो रही है, चार्ज ड्रग का मतलब है। ठीक है, नॉन चार्ज ड्रग्स का क्या मीन है भैया? दीज आर चीपर ड्रग्स या फिर कॉमनली यूज ड्रग्स। ये सस्ते होते हैं या फिर सामान्यतः यूज़ किए जाने वाली दवाइयाँ होती हैं। देखिए, तो इसलिए इनका चार्ज नहीं लिया जाता है, सस्ती होती हैं और सामान्यतः यूज़ होती हैं। और लिखा है तो देयर कास्ट इज नॉट डायरेक्टली इंटर इन द पेशेंट्स अकाउंट बट इंक्लूडेड इनटू द पर डे कास्ट ऑफ हॉस्पिटल वार्ड। इसका देखिए पेशेंट्स के डायरेक्ट अकाउंट में नहीं जोड़ा जाता है कि ठीक है आपका रोज़ का इतना इतना लग रहा है, इसमें ये दवाइयाँ आई थी, नहीं। जो नॉन चार्ज ड्रग है, ये जो मान लीजिए होता है ना कि एक दिन का इनका 1500 चार्ज लगता है, 2000 चार्ज लगता है, 2500 चार्ज लगता है, तो वो 2500 में ही कॉमनली रहेंगे। जैसे कि अब सैलाइन चढ़ाना है तो 40 रुपया 50 रुपये का सैलाइन आता है, तो वो अलग से थोड़ी, अब दिन भर में 10 लगा तो 10 अलग अलग से जोड़ेंगे तो आप बर्डन लगता है भाई पेशेंट्स को भी। तो ये सब चीज़ें नॉन चार्ज ड्रग में ही जोड़ दी जाती है, पेशेंट्स के जो जैसे पर डे का चार्ज है उसी में ऐड कर दिया जाता है। समझ गए बात? डायरेक्टली ये जो है इंटर नहीं किया जाता है बिल में कि अलग से इतना लगा था। अब देखिए यहीं पे थोड़ी सी बात हो रही है ये कि आप सिलेक्ट कैसे करेंगे, चार्ज वाली ड्रग को कैसे आपको हॉस्पिटल में चलाना है और नॉन चार्ज वाली, तो ये थोड़ी सी बात हो रही है। आखिर एक हॉस्पिटल में कौन सी दवाइयाँ हैं जो आईपीडी पेशेंट्स को चार्ज पैसे लेके दी जाएगी, तो ये सब थोड़ा सा फिक्स किया जाएगा ना। तो वही बात हो रही है, सिलेक्शन, चुनाव कैसे किया जाता है। तो लिखा है द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी पीटीसी डिसाइडेड विच ड्रग शुड बी कैटेगराइज्ड एज द चार्ज ड्रग। ये लोग डिसाइड करते हैं, फार्मेसी और थेराप्यूटिक कमेटी, फार्मेसी में फार्मासिस्ट वगैरह और थेराप्यूटिक कमेटी फिजिशियन नर्सेस कि कौन सी दवाइयों पे चार्ज लेना है। फिजिशियन, सर्जन एंड अदर स्पेशलिस्ट नर्स फार्मासिस्ट हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द ड्रग और अदर आइटम्स इन हॉस्पिटल। ये सब लोग जो सर्जन है, फिजिशियन है, इन सबको पता रहता है कि कौन सी दवाइयाँ कैसे देना है और उनको नॉलेज रहता है प्रॉपर। ये महंगी दवाइयाँ हैं, ये बहुत कम यूज होती हैं, तो इसको चार्जेबल में कर दीजिए, महंगा है तो। ओके, लाइक
फार्मास्यूटिकल एंड रिलेटेड प्रिपरेशन, जैसे कि ये कुछ दवाइयाँ हैं चार्ज वाली जो मतलब पैसे लगते हैं। एंटी एलर्जिक, एंटी कोएगुलेंट्स, एंटीबायोटिक्स। एंटी एलर्जिक भी जानते हैं आप, जब कभी कभी सीवियर कंडीशन में ही यूज़ होता है, बहुत कम रेयरली ये होता है भाई लोगों में, ठीक है। एंटी कोएगुलेंट्स है जो थक्का नहीं जमने देता है ब्लड को, तो वो दवाइयाँ हिपेरिन वगैरह ये महंगी आती हैं भैया, तो इसको भी चार्ज ड्रग में रखा जाता है कहीं ना कहीं। एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, जी पोटेशियम, ये सब आप जानते हैं। एंटीबायोटिक्स जो पेनिसिलिन वगैरह है, जी पोटेशियम या फिर प्रोकेन पेनिसिलिन, ये सब महंगी दवाइयाँ हैं। 200 पत्ते आते हैं। एमॉक्सिसिलिन आपने देखा है 200-250 रुपये पत्ते, 20-20 रुपये की एक टैबलेट है, तो भाई अलग से तो ऐड किया जाएगा ना। ओके चलिए आगे देखिए और क्या है। नॉन सिलेक्शन चार्ज वाली ड्रग जो है, नॉन चार्ज्ड, उनका कैसे चुनाव होता है। द नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये कुछ क्राइटेरिया है, कुछ मानक है, उस हिसाब से तय किया जाता है। द प्रिपरेशन कास्ट, कि दवाइयों को इकट्ठा करने में या फिर देने में कितना चार्ज लगेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़, दिन भर में कितने बार यूज करना पड़ेगा। अगर कोई दवाई 10 बार यूज करनी है, जैसे कि सलाइन लगाना है और पेन किलर लगाना, अच्छा दर्द हो रहा है, अच्छा लाओ डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन लगाओ, तो इसको कितने बार यूज किया जा सकता है, कोई गिनती नहीं रहती है ना। तो इसको जो है ऐसे फ्री ऑफ कास्ट, मतलब इनडायरेक्टली जो है, जो आपका पर डे का चार्ज है उसी में जोड़ दिया जाता है, एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है। उसका लिखा है द क्वांटिटी यूज्ड, कितनी मात्रा में यूज़ होगा। द हॉस्पिटल बजट के हिसाब से भी। अब ये नहीं है कि हॉस्पिटल की जो है इनकमिंग ही महीने की 40-50 हज़ार है और आप जो है नॉन चार्ज ड्रग में ढेर सारी दवाइयाँ डाल दें, तो भाई हॉस्पिटल टूट जाएगा ना, क्योंकि इनकमिंग आउटगोइंग दोनों रहेगा तो ही तो काम चलता रहेगा, आप अच्छे सर्विस दे पाएंगे। फिर लिखा है रिकम्पेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी पेयर्स। अब ये थर्ड पार्टी पेयर्स का मतलब है कि पेशेंट, एक पेशेंट हो गए, पेशेंट के लोग और डॉक्टर हो गए, थर्ड पार्टी जो ना पेशेंट के ही सगे संबंधी रहेंगे, तो रिकम्पेंस मतलब होता है बदला चुकाना, यानी कि वो बाद में या तो पहले ही एडवांस वगैरह दे दिए होते हैं या तो बाद में वो चुकाते हैं, तो इसलिए भी चीज़ें ध्यान रखते हुए नॉन चार्ज में जोड़ दिया जाता है, वो छोड़ दिया जाता है, उनको नहीं छोड़ा जाता है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है भैया, एड्रेनलिन है, एमिनोफाइलिन है, लिडोकैन है, HCl है, कैप्सूल टैबलेट में एस्पिरिन है, पैरासीटामोल, डल्कोलेक्स, ये सब जानते हैं आप, कॉमनली यूज होते हैं। इनका पर टैबलेट्स 1 रुपया 2 रुपया चार्ज आता है, तो क्या इसको जोड़ा जाएगा भैया, है ना। डल्कोलेक्स पेट साफ करने की बहुत अच्छी दवाई है भाई, तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो देखते हैं ठीक है फिर आगे चीज़ें क्या होती हैं। और अब देखिए आता है भैया, उसी में एग्जाम्पल थे ये भी नॉन चार्ज वाले में सब। ओके, सपोजिटरी, लिक्विड, ये सब चीज़ें। अब देखिए तीसरा मेथड क्या है, तीसरा सिस्टम, और तीसरा और चौथा 2 चीज़ें बची है, बस 5-7 मिनट लगेंगे, उसका खत्म हो जाएगा ये चीज़ें। देखिए क्या है, कम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इसमें क्या है भैया, कम्बिनेशन यानी कि दोनों की, इंडिविजुअल वाला ड्रग ऑर्डर सिस्टम और फ्लोर स्टॉक सिस्टम, ये दोनों का ही मेल मिलाप से ये सिस्टम चलाया जाता है। दिस टाइप ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट यूज्ड इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन और मेडिकेशन ऑर्डर सिस्टम एज देयर प्राइमरी मीन्स डिस्पेंसिंग बट हैव सेवरल ड्रग इन द फ्लोर स्टॉक। अच्छा, इसमें जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है किया तो जाएगा, लेकिन इसमें प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से, व्यक्ति के मेडिकेशन ऑर्डर सिस्टम के हिसाब से डिस्पेंसिंग की जाएगी, बट फ्लोर स्टॉक यानी कि फ्लोर पे ही दी जाएगी। पहले क्या था, प्रेस्क्रिप्शन में मेनली क्या होता था कि वो प्रेस्क्रिप्शन लाएंगे फार्मेसी में ही बात होगी, वहाँ पे दी जाएगी दवाई, लेकिन फ्लोर स्टॉक सिस्टम और जो प्रेस्क्रिप्शन, इन दोनों को मिला के जब बात हो रही है, तो हर वार्ड के पास में स्टॉक रहेगा, वहाँ पे ही प्रेस्क्रिप्शन देखी जाएगी और दवाई को दे दी जाएगी, यानी कि वार्ड और प्रेस्क्रिप्शन दोनों को यहाँ पे प्रियॉरिटी दी जा रही है। समझ गए बात आप? ओके, हर फ्लोर पे वार्ड जो रहता है वहीं पे स्टॉक रहेगा, वहीं पे दवाई दी जाएगी। समझ गए? ओके भैया, चलिए इसके एडवांटेज क्या है। ऑल द ड्रग प्रोक्योरमेंट इज वन सिस्टम सो दैट फार्मेसी असिस्टेंट एंड पेशेंट टाइम कैन बी सेव्ड। अब हर फ्लोर पे जब दवाई मिलेगी तो जाहिर सी बात है पेशेंट्स का और फार्मेसी के असिस्टेंट यानी फार्मासिस्ट वगैरह का टाइम जो है बचेगा ही, ठीक है ना। तो ये फायदे हैं। कम्बिनेशन लीड टू बेटर पेशेंट मेडिकेशन एडहेरेंस काउंसलिंग एंड इंटरवेंशन। यहाँ पे आप पेशेंट मेडिकेशन जो है, एडहेरेंस मतलब होता है अनुपालन, अच्छे से समझ पाएंगे कि पेशेंट जो है दवाई ठीक से ले रहा है, नहीं ले रहा है, क्या दिक्कतें आ रही। काउंसलिंग आप अच्छे से समझा पाएंगे, ये सब चीज़ें। इंटरवेंशन, क्या नई चीज़ें हैं, क्या पुरानी चीज़ें, आप अच्छे से बता पाते हैं। जब समय बचेगा तो आप कर पाएंगे ना। ओके, क्योंकि हर फ्लोर पे आपको संभालना है, तो हर फ्लोर पे अलग अलग मैन पावर है, यानी ढेर सारे लोग रहेंगे, तो अपना देखेंगे, अब सबका अलग अलग वर्क रहेगा। क्यों?
डिसएडवांटेज क्या है, एक्स्ट्रा स्पेस एंड कैबिनेट में भी रिक्वायर्ड। अब देखिए भैया ये तो नुकसान है इसका कि हर फ्लोर पे एक आपको कैबिनेट बनाना पड़ेगा, एक अलग जगह देनी पड़ेगी, है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है छोटी हॉस्पिटलों के लिए। स्पेशल केयर डिवीज़न में भी अफेक्टेड, यहाँ पे स्पेशल केयर डिवीज़न में भी अफेक्टेड, यहाँ पे थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है जो स्पेशल केयर के लोग हैं, क्योंकि हर जगह पे वार्ड में हर तरीके के मरीज जो है हरदम, किसी को थोड़ी सी कम सीवियर दिक्कत है वो भी आके वहीं पे भीड़ लगाएंगे, पूछेंगे क्या है कैसे है। और स्पेशल केयर जैसे किसी को हार्ट की बीमारी या कुछ है और है पेशेंट भर्ती है, ये सब थोड़ी सी अफेक्ट होंगे, क्योंकि नॉर्मल वाले भी भीड़ लगाए रहेंगे जो भर्ती हैं, और जो सीरियस हैं वो भी पूछेंगे बार बार, तो दिक्कत हो सकती है। स्टोरेज स्पेस में भी रिक्वायर्ड मोर, और स्टोरेज के लिए स्पेस भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, ज़रूरत होगी, तो ये सब थोड़े से नुकसान है इसके। अब आता है चौथा वाला, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, यानी कि पूरे हॉस्पिटल में एक ही जगह डिस्पेंसिंग की बात हो रही है, यूनिट इकाई की बात हो रही है एक जगह पे। यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट डोज मेडिकेशन इज डिफाइंड एज दोज मेडिकेशंस which are ordered, packaged, handled, administered and charged in a multiple of single dosage units containing predetermined amount of drug supply sufficient for one regular dose application or usage। ठीक है भाई, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि इसमें दवाई को दिया जाता है क्रम में, या फिर पैकेजिंग किया जाता है, हैंडलिंग किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ये सब जो है किया जाता है। एंड चार्ज मल्टीपल सिंगल डोज यूनिट्स, और जो भी एक बार या फिर ज़्यादा बार दवाइयाँ यूज़ की जा रही हैं उसका डोज ऐड करना, उसका चार्ज ऐड करना, और प्री डिटरमाइंड पहले से निर्धारित करना कितनी पैसे खर्च होंगे। जैसे बहुत बार ऐसे होते हैं कि आप दवाई लेने जाएंगे तो आप पूछते हैं कि कितने की दवाइयाँ ये मिलेंगी, तो ये सब चीज़ें जब एक ही जगह पे होगी तो भैया सब काम आपको करना पड़ेगा, पैकेजिंग, लेबलिंग, डिस्पेंसिंग, काउंसलिंग, काउंसलिंग मतलब बताना कि कब कब दवाई लेना है, ये सब करना पड़ता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में। ओके, एडवांटेज क्या है इसका, पेशेंट सर्विस इम्प्रूव्ड सर्विस एंड आर चार्ज्ड फॉर ओनली दोज डोजेज विच आर एडमिनिस्टर्ड। जो भी पेशेंट्स के साथ जो है सर्विस जो है उसका इम्प्रूव होगा, क्योंकि एक ही जगह पे सब चीज़ें उसे समझा दी जाएगी, पैसा वगैरह सब एक जगह पे हो जाएगा, है ना, और डोज एडमिनिस्ट्रेशन ये सब चीज़ें भी बताई जा सकती है, और उसको जितनी दवाई दी जाएगी, आईपीडी की बात हो रही है ना, तो जितनी दवाई दी जाएगी उतना ही ऐड होगा, एक ही जगह पे रहेगा सिस्टम, है ना। नर्स गेट मोर टाइम फॉर डायरेक्ट पेशेंट केयर, और नर्स को भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी, उनको भी कम काम रहेगा, क्योंकि सब फार्मासिस्ट का ही काम है एक ही जगह पे जब काम करना है, तो नर्स को जो है ज़्यादा समय मिलेगा, वो पेशेंट्स का ध्यान रख पाएंगे। मेडिकेशन एरर आर रिड्यूस्ड, मेडिकेशन एरर कम हो पाएगा, क्यों, क्योंकि एक ही जगह पे जब एक ही लोगों के देखरेख में सब चीज़ें होंगी, तो जब 4 लोगों की दिक्कत रहती है तो एक लोग सोचते हैं कि अरे ये किए होंगे, उन्होंने जांच लिया होगा, उन्होंने देख लिया होगा, उन्होंने जोड़ लिया होगा, उन्होंने एक्सपायरी देख लिया होगा, तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब एक ही लोग रहेंगे, 2 ही लोग रहेंगे कमेटी में पूरी, तो जब एक ही जगह पे होगा तो वो सब काम वहीं पे करके देंगे, है ना। मोर स्पेस इज अवेलेबल इन नर्सिंग स्टेशन बाई एलिमिनेटिंग बल्कि फ्लोर स्टॉक, और जो बहुत ज़्यादा फ्लोर स्टॉक मेथड में समय लगता था वो भी बचेगा, है ना। डिसएडवांटेज क्या है इसके, इट रिक्वायर मोर स्पेस सिंस पैकेजिंग मटेरियल इंक्रीजिंग बल्क ऑफ द ड्रग फार्म्स, इसमें ज़्यादा जगह की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी एक ही जगह पे फार्मेसी में, क्यों, क्योंकि सब काम वहीं पे हो रहा है, तो ढेर सारे डेस्क वगैरह लगाने पड़ेंगे, है ना, ये सब काम करने के लिए। इट रिक्वायर इंक्रीज नंबर ऑफ स्किल पर्सनल इन द फार्मेसी, यहाँ पे ढेर सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि पर्सनली फार्मेसी में काम कर पाए। उसका लिखा है द कास्ट ऑफ मेडिकेशन इज इंक्रीज्ड टू द पेशेंट ड्यू टू इंक्रीज्ड हैंडलिंग चार्जेस। यहाँ पे देखिए भैया मेडिकेशन की थोड़ी सी चार्जेस बढ़ सकती हैं, क्यों, क्योंकि एक ही जगह पे जब ढेर सारी फार्मासिस्ट रखने पड़ेंगे, उनको सर्विस करवाना पड़ेगा प्रॉपर, ताकि कोई दिक्कत ना हो वगैरह वगैरह, सब ध्यान रखना पड़ेगा, पैकेजिंग, डिस्पेंसिंग, ये सब चीज़ें, तो थोड़ी सी चार्ज बढ़ सकती है। ओके, अब यहीं पे लिखा है मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोजेस, जो ये डिस्पेंसिंग यूनिट डोजेज एक जगह पे जो बनाई जा रही दवाई, तो इसका क्या मेथड है, जैसे कि अभी आपने जब कॉम्बिनेशन वाला फ्लोर स्टॉक मेथड पढ़ा था, तो वहाँ पे था चार्ज नॉन चार्ज, वहीं पे वैसे ही यहाँ पे एक छोटा सा मेथड है, तो देख लेते हैं, 2 नंबर में कभी कभी पूछ देती हैं चीज़ें। तो 2 टाइप्स ऑफ यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम एग्जिस्ट इन द हॉस्पिटल, 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि लिखा है CUDD और DUDD, सेंट्रल यूनिट डोज डिस्पेंसिंग,
डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। सेंटर का मतलब समझ रहे हैं कि एक जगह पे इकट्ठे काम होगा, और डिसेंट्रलाइज यानी कि इसका लोकेशन फिक्स नहीं रहेगा। तो देखिए छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन है, 4 लाइन का समझ लेते हैं और उसके बाद ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी इस पार्ट में, और चीज़ें थोड़ी सी बची रहेंगी वो नेक्स्ट पार्ट में है, वो समझ लेंगे। ऑल इन पेशेंट ड्रग आर डिस्पेंस्ड इन यूनिट doses and all drugs are stored in a central areas. The pharmacy and dispense at the time of the dose is to be given to the patients. यहाँ पे पेशेंट्स को जो दवाइयाँ दी जाएंगी वो एक ही यूनिट डोज में एक ही जगह पे सेंटर में स्टोरेज रहेगा, वहीं पे उसी एरिया में बनाया जाएगा। द फार्मेसी एंड डिस्पेंस्ड एट द टाइम ऑफ द डोज इज टू बी गिवन टू द पेशेंट्स। और अच्छे से पेशेंट्स को दिया जा सकता है। जब एक ही जगह पे रहेगा तो पेशेंट्स भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे कहाँ पे मिलेगा कहाँ पे नहीं मिलेगा, तो प्रॉपरली आके दवाई ले भी सकते हैं और प्रॉपर लोगों से इंटरेक्ट में रहेंगे। जो भी कंफ्यूजन रहेगा एक ही जगह पूछना रहेगा, उनको भी प्रॉपर चीज़ें समझ आएंगी। ओके, तो ये है सेंट्रल का फ़ायदे या सेंट्रल यूनिट डोज डिस्पेंसिंग के तौर तरीके। और यहीं पे दूसरी चीज़ें हैं डिसेंट्रलाइज्ड वाला। दिस ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल फार्मेसीज लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल्स। ये जो है हर फ्लोर पे छोटे छोटे फार्मेसी रहेंगे, वहाँ पे ये ऑपरेट किए जाएंगे, वहीं से ये काम करवाए जाएंगे। द मेन फार्मेसी इज़ फॉर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग। लेकिन मुख्य रूप से फार्मेसी जो है कहीं ना कहीं एक ही रहेगा जो स्टोरेज वगैरह ये सब चीज़ें करवाएगी। समझ के बाद, तो सेंट्रल मतलब सेंटर में रहेगा, एक ही रहेगा, उसी से पूरे हॉस्पिटल में सप्लाई होगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब वही है फ्लोर स्टॉक वाला मेथड, यानी कि हर फ्लोर पे एक बना दिया जाएगा, उसका कोई एक मेन सेंटर नहीं रहेगा, है ना। तो आदान प्रदान होते रहेंगी। कुछ दवाइयाँ जैसे कि फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से है, ग्राउंड फ्लोर यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे भेजी गई, फर्स्ट फ्लोर से ख़त्म हो गई, फिर ग्राउंड फ्लोर पे आ गई, कभी यहाँ थर्ड फ्लोर पे नहीं है तो यहाँ से नीचे भेज दिया गया। तो ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी डिसेंट्रलाइज्ड में। ओके ब्रदर, तो आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो है चार्जिंग पॉलिसी। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। डिस्पेंसिंग एम्बुलेटरी पेशेंट, एम्बुलेटरी का मतलब होता है भैया ना एम्बुलेटरी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की बात हो रही है। और डिस्पेंसिंग मेथड ऑफ कंट्रोल, तो ये पढ़ लेंगे तो ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे कि इस चैप्टर में अभी 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज और 5 पेज बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ से फिर चैप्टर 2 स्टार्ट हो जा रहा है। तो चलिए आप लोग लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए और ऐसे ही बने रहिए अपने चैनल पीसी फार्मा के साथ, और अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके ब्रदर, और ठंडी में अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना भैया। बाय बाय, टेक केयर।